आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर, ये तो आपको पता ही है ना, सबको सबको पता है ना, ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है ना। तो क्या एब्रीविएशन किस चीज़ का ये? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड एसईओ वर्सेस एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहें मुख्तसर सा कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम, इन दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है? वो पेड है, ये अनपेड है। देखें, हम ये कह रहे हैं हमारी एक वेबसाइट है और हमने वेबसाइट बना ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट लाइव है, ऑनलाइन है, लेकिन हमारी वेबसाइट कहीं दिख नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर गूगल के फैक्टर्स इंप्लीमेंट नहीं किए, मतलब हमने उसके ऊपर कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से गूगल उसको देखना शुरू कर दे। तो जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या हो चुकी है, ऑप्टिमाइजेशन हो गई है गूगल के ऊपर। मैं कहता हूँ ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन का मतलब क्या है, मतलब सर्च इंजन से मुराद मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं कहता हूँ सर्च इंजन तो इससे क्या मुराद होती है मेरी, गूगल। अगर मैं सर्च इंजन की बात करता हूँ तो मैं गूगल की बात करता हूँ। वैसे देखा जाए तो सर्च इंजन एमएसएन भी है, देखा जाए तो सर्च इंजन याहू भी है, लेकिन क्योंकि हम इसको बना ही गूगल फ्रेंडली रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ पैरेलल ये किसी हद तक दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ऑप्टिमाइज होती है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है वो गूगल का ही है। ठीक है, सो एसईओ बेसिकली गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने लगा हुआ है। तो जब हम गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम एसईएम की बात करते हैं तो एसईएम में हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, बल्कि हम गूगल को पे करते हैं, और उस पे करने के बाद गूगल हमें कहता है कि आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करें। यहां पर हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, और वहां पर हमारी ऐड, ऑप्टिमाइज ऐड सिर्फ उस वक्त तक चलती है जब तक कि हमारे अकाउंट के पैसे होते हैं। मतलब अगर मैंने 1000 में ऐड चलाया तो जब तक मेरे पास 1000 रुपीज हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं, उस वक्त तक मेरी ऑप्टिमाइजेशन भी वर्किंग में है। जैसे ही मेरे 1000 रुपये खत्म होंगे तो जितनी अच्छी मर्जी ऑप्टिमाइजेशन की होगी, गूगल ऐड चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि गूगल ऐड पेड है जबकि एसईओ पेड नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि भाई अच्छा क्या चीज़ है इसमें, तो एसईओ जो है, एसईओ फौरी रिजल्ट नहीं देगी आपको, बल्कि एसईओ ने रिजल्ट देने में काफ़ी टाइम लेंगे। लेकिन एसईएम, अभी अभी मैं ऐड लगाऊंगा, जैसे ही मेरा ऐड अप्रूव होगा तो उसी वक्त उसने रिजल्ट देना शुरू कर देना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेटफॉर्म्स की अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस मौजूद है, दोनों की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। जब तक हम ऑप्टिमाइज नहीं होते हम उस वक्त तक ऐड चलाते हैं, लेकिन जब हमारे कंपटीटर, मिसाल के तौर पर हम ये कहें भाई कंप्यूटर कॉलेजेस वालों ने क्या किया, सीजन आ गया कोर्सेज का, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कंप्यूटर कॉलेजेस में सीखने के लिए, तो जितने भी कंप्यूटर कॉलेजेस वाले हैं सबने सड़कें भर दी हैं बैनर्स के साथ। तो जो हम कहेंगे भाई हमारे बैनर्स क्यों नहीं लगे, हमें भी लगाने पड़ेंगे ना। तो ये जो बैनर सड़कों पे लगे हुए हैं, समझ लो ये गूगल ऐड है, ठीक है, तो फिर हम भी लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उन दिनों में जाकर हमें गूगल ऐड फिर चलाना है। एक टाइम होता था जब ये गूगल ऐड को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, मतलब ऐड लगा हुआ है तो उसे स्किप कर दिया जाता था कि भाई ये इसको छोड़ दो, ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है, नीचे देखो वेबसाइट कौन सी आ रही है। लेकिन अब जो है गूगल ऐड की इंपॉर्टेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ चुकी हुई है, यानी अब लोग ऐसे नहीं करते, ड्रैग नहीं करते नीचे, बल्कि क्योंकि गूगल ऐड ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया। पहले तो जस्ट एक नाम ऐड लगी होती थी और बस उस पर क्लिक करते थे तो वेबसाइट खुल जाती होती थी, ठीक है, लेकिन अब तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। अब कोई बंदा अपनी वेबसाइट की रिक्वायर्ड जगह पर चला जाता है, कोई बंदा उसकी वजह से कॉल कर लेता है, कॉल का बटन बना हुआ आ रहा होता है, उस पर क्लिक करता है, फोन आ जाता है फौरी तौर पर। तो ये बहुत इंप्रूव हो चुका हुआ है, जबकि एसईओ वाली वेबसाइट पे कॉल का बटन नहीं होता, बल्कि एसईओ की वेबसाइट में तो वो वेबसाइट पे जाएगा, वहां पर अगर वेबसाइट के ऊपर कॉल का बटन बना होगा तो फाइन, लेकिन उसकी रैंकिंग में कॉल का बटन बना हुआ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं अपनी, मैंने कहा थोड़ी सी पहले आपको बता दूं एसईओ क्या है, दोबारा से पहले भी हमने किया था डिस्कस, कि आपको अंदाजा हो कि एसईओ क्या है जो हम करने लगे हैं। सो बेसिकली हम क्या करने लगे हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि गूगल में हमारी वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाए, अदरवाइज तो वेबसाइट नजर ही नहीं आती, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है एसईओ का, वो टाइम पीरियड
मिनिमम 4 मंथ से शुरू होता है, 8 माह का भी होता है, और डिपेंड्स ऑन कंपटीशन कि भाई इस तरह की और कितनी वेबसाइट्स हैं, ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि टाइप ऑफ एसईओ, कि एसईओ हमारे पास कितनी तरह की है। पहले क्या जी हमारे पास ऑन साइट एसईओ, फिर क्या है हमारे पास ऑफ साइट एसईओ, और फिर हमारे पास है टेक्निकल एसईओ। ये 3 तरह की हमारे पास एसईओ है। अब ऑन साइट एसईओ नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ऑन, मतलब इसको और आसान कर लें तो हम कहते हैं ऑन वेबसाइट एसईओ, यानी ऐसा काम जो आप वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो। मतलब ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है, इसको और आसान वर्ड कर दूं मैं तो क्या कह दूं, ऑन वेबसाइट एसईओ, यानी ऑन वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर जाकर हमने जो कुछ करना है, वेबसाइट के ऊपर हमने जो काम करना है, वो क्या है हमारा ऑन साइट एसईओ। ठीक है, अब आए जरा यहां से कुछ ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आया हूँ मैं, गूगल पे आ गए हम, और यहाँ आकर हम कुछ लिखते हैं। हम लिखते हैं जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया मैंने। अब क्या वेबसाइट्स आ गई हमारे पास, नीचे आ जाए। एक वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट, ये सब वो वेबसाइट्स हैं जो रैंक हुई हुई हैं। अगर मैं यहाँ आऊँ, बिल्कुल एंड पर आऊँ, तो यहाँ पर टोटल 10 पेजेस भी आ रहे हैं इसके। फिर मैं दूसरे पेज पर जाऊँगा, फिर मैं तीसरे पेज पर आऊँगा, यहाँ पर भी वेबसाइट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की वेबसाइट्स तो लोगों ने बड़ी बनाई हुई हैं, लेकिन रैंक नहीं हुई। अगर रैंक नहीं हुई तो फायदा भी कुछ नहीं हुआ, फिर तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही ना उसकी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि 10वें पेज पर मैं चला जाऊँ, देखिए क्या इसने कीवर्ड लिखा हुआ है, कमर्शियल किचन फॉर सेल नियर मी। नियर मी भी उसने बेचारे ने लिखा है, उसके बावजूद भी देखे ना आ कहाँ पर है, वो 10वें पेज पे आने लगा हुआ है। तो इस वेबसाइट को बनाने का उसे क्या फायदा हुआ। फॉर एग्जांपल उसने 20,000 की बनवाई, 50,000 की बनवाई है, लाख रुपए की बनवाई, लेकिन उसे गूगल से लीड्स तो नहीं मिल रही हैं। कोई भी बंदा 10वें पेज पर जाकर उसका ऐड तो, वेबसाइट तो नहीं देखेगा। हाँ अलबत्ता अगर यही वाली कंपनी अपना गूगल ऐड चला देगी तो फिर ये नजर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कब तक, जब तक उसका ऐड चल रहा होगा। जब पैसे खत्म होंगे वापस 10वें पेज पर चली जाएगी ये। और अगर वो 1000 रुपया रोज का लगा रहा है तो आप उसके साल के पैसे देख लो कितने बनते हैं। जब वो एसईओ करवाएगा तो एसईओ के लिए उसने गूगल को कुछ पैसे नहीं देने हैं, एसईओ के लिए उसने किसको पैसे देने हैं, डिजिटल मार्केटर को पैसे देने हैं सर। यानी उसको सर्विसेज के पैसे देने हैं। भाई 4 महीने सर्विसेज ले रहा है, 6 महीने सर्विसेज ले रहा है, तो उसके पैसे देने हैं। लेकिन ऐड चलाना है तो अगर पहले साल उसने 50,000 रुपया लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, या 80,000 रुपया लगा दिया एड्स के ऊपर, तो उसको अगले साल फिर इतने पैसे ही लगाने हैं। तो ये तो उसका एक कंसिस्टेंट काम है जो उसने करते ही रहना है। लेकिन अगर उसने एक बंदा हायर किया और उससे अपनी एसईओ करवा ली, तो 6 महीने के बाद उसने एसईओ फॉर एग्जांपल खत्म होगी, पहले उसका पैकेज बना 50,000 का, तो फिर वो 1-2 साल उसको एंजॉय करेगा क्योंकि उसका फीड हो। ये इसका मतलब ये भी नहीं कि वो करवा के छोड़ देगा। अगर वो ये सर्विसेज लेनी छोड़ देगा तो ऑप्टिमाइजेशन तो उस तरीके में रुक जाएगी उसकी। हो सकता है गूगल वालों के बाद में नए स्टैंडर्ड्स आ जाए, तो जब वो नए स्टैंडर्ड्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे, इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो कैसे वो रैंक करेगी वेबसाइट, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी वो। यानी ये तो कंसिस्टेंट सर्विसेज उससे लेनी है। मतलब हम जिसको एसईओ की सर्विसेज देते हैं तो उसको अगर हम छोड़ देंगे तो साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 8 महीने के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो वो फिर हमसे मुसलसल सर्विसेज लेता रहता है, लेकिन पैकेज चेंज हो जाता है। जब शुरू में लेता है तो कुछ और पैकेज होता है, जब मंथली चलाना होता है उसने कि हाँ जी अब आप इसको देखते रहें, तो उसका और पैकेज होता है फिर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये तो मैंने एक ग्राउंड बनाई है आपके लिए। हाँ पीक कहाँ पर है जी, पीक में आ जाए।
अबाउट पीडीएफ। अगर मैं कोई पीडीएफ पढ़ाया करूंगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोगों ने इसे अपने अपने कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में साथ साथ सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि नोट्स की शक्ल में भी आपके पास रहे और कंटेंट की शक्ल में भी रहे कि हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? अब हम ये क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, रैंक करना है ना हमने वेबसाइट को। तो हमें क्या चाहिए? क्या सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे पहले नंबर पर आए, यही चाहते हैं ना हम। तो हमारी वेबसाइट पहले सफ़े के ऊपर पहली 2-3 पोजीशन में आएगी कैसे? कोई जादू तो नहीं है ना, मतलब कोई बंदा कुछ सर्च करेगा तो वेबसाइट आएगी ना। ये तो नहीं है कि गूगल खुद ब खुद ही खुलेगा और वेबसाइट भी हमारी उस पर दिख रही होगी, ऐसे तो नहीं है। मतलब ऑडियंस जो है, यूजर जो है, वो क्या करेंगे? वो सर्च को खोलेंगे, गूगल को खोलेंगे और वहां पर कुछ टाइप करेंगे। जैसे आप लोगों ने अगर लैपटॉप खरीदनी हो तो आप क्या करोगे? लैपटॉप की प्राइसेस के लिए सर्च में जाओगे, वहां पे जाके कुछ टाइप करेंगे। जब वो टाइप करोगे तो उसके अगेंस्ट कुछ वेबसाइट्स आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ लिखेंगे तो वेबसाइट आएगी ना। तो ये जो आप लिख रहे हो, आपके नजदीक तो ये एक सर्च टर्म है, ऐसे ही है ना। मतलब मैं जो लिखता हूं मेरे नजदीक तो एक सर्च टर्म है, लेकिन ये जब बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल ये सब कुछ लिखने लगे हुए हैं, तो नो डाउट उसमें से कोई कॉमन सर्च टर्म भी तो बन जाएगी एक स्टैंडर्ड के तौर पर। मिसाल के तौर पर लैपटॉप लेना है तो हो सकता है मैं आप सबको कहूँ कि हमने एक लैपटॉप खरीदना है नया, तो मुझे क्यूरी लिख कर दिखाएं 3 वर्ड्स पर मुश्किल। तो बहुत सारे लोगों की क्यूरी मैच करेगी आपस में, करेगी ना। हो सकता है किसी की ना भी करे, लेकिन बहुत सारों की आपस में मैच कर रही होगी कि जी हमने तो न्यू लैपटॉप लेना है, तो एक ही चीज़ है ना। सब लोग जो टाइप करोगे कुछ ना कुछ तो मैच करेगा। तो गूगल भी यही करता है कि जब लोग अपनी सर्च टर्म्स लिखते हैं तो उनको देखता है कि इनमें से मैचिंग टर्म्स कौन सी हैं, उनको वो रैंक कराता है। बात समझ में आई है? और वो जो रैंक कर जाती है टर्म, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। ये मैंने आपको बताया कीवर्ड क्या होता है। यानी हम कुछ ढूंढ रहे हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ लिखने लगा हुआ है। उन वर्ड के साथ उसने क्या किया? एवरेज निकाल दिया कि भाई कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं, तो उनको उसने सर्च इंजन ने, तो उनको उसको उसने क्या बना दिया? कीवर्ड बना दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट ने ऊपर कैसे आना है? कीवर्ड की वजह से आना है। यानी हमें ये पहले, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं। क्योंकि अगर मैं वेबसाइट को अब कीवर्ड किसके लिए होंगे? कीवर्ड किस चीज के लिए होंगे? कीवर्ड्स होंगे मेरी प्रोडक्ट के लिए, कीवर्ड होंगे मेरी सर्विसेज के लिए, कीवर्ड होंगे मेरी कंपनी के लिए, ऐसे ही है ना। इन्हीं चीजों के कीवर्ड्स होंगे ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स क्या है जी हमारे पास? मतलब कीवर्ड आपने, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस टॉपिक को नाम क्या दे दिया? कीवर्ड रिसर्च दे दिया ना। हम कह रहे हैं हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। सो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? मटेरियल क्या होगा हम कीवर्ड रिसर्च करें? सो कीवर्ड रिसर्च करने का जो बेसिक मटेरियल आपको चाहिए वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स क्या है? नंबर 1, बिजनेस टाइप। यानी आपको ये, आपने कीवर्ड ढूंढना है उसका, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भाई जिस की वेबसाइट है, बंदे की वेबसाइट बनवाई हुई है उसने, उसका बिजनेस क्या है, उसके बिजनेस टाइप क्या है। अगर जब आपको बिजनेस टाइप पता लगेगी तो ही बात आगे शुरू होगी। नंबर 1, ठीक है। मतलब मुझसे कोई बंदा कहता है एसईओ करवानी है, तो मैं उससे कहूंगा कि मुझे बताइए आप कौन सा बिजनेस करते हैं। टर्म्स तो तभी निकलेंगी ना बीच में से। ओके। नंबर 2, प्रोडक्ट टाइप, कि भाई आपका ये बिजनेस है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, मेरा कोई क्लाइंट मुझे कहता है ना मैं कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता हूं, ठीक है। यह कहता है मैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करता हूं। अब कमर्शियल किचन का मतलब क्या होता है? कमर्शियल किचन बेकरी में भी होती है, कमर्शियल किचन रेस्टोरेंट्स में भी होती है, कमर्शियल किचन कॉफी मशीन में भी होगी। सलमान, मोहम्मद उस्मान, सैयद मोहम्मद अली रिजवी, अब्बास रिजवी, मुआज नवाज, फैसल खालिद, सैयद अहमद शाह, इजर, मौसम ताहिर,
Ahmed Zaki, Masood Ahmed, Saddam, Aisha Bibi. Thank you. जी, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें क्या, कोई बंदा मुझसे कहता है मेरी एसईओ कर दें वेबसाइट की, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं है कितने, वो मुझे पूछे कितने पैसे लोगे, मैं उसे कहूँ हाँ जी मैं 50,000 रुपया लूंगा, ऐसे तो नहीं लूंगा ना 50,000 रुपया। मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट क्या, कंपनी क्या है, क्या करती है वो, फिर मैं देखूंगा उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है, लोकेशन। लोकेशन का क्या मतलब है, लोकेशन का मतलब ये है कि भाई वो जो प्रोडक्ट्स बेचने लगा हुआ है वो बेच कहाँ पे रहा है, क्या वो पाकिस्तान में बेच रहा है, क्या वो सिर्फ लाहौर में बेच रहा है, क्या वो दुनिया में बेच रहा है, या चंद कंट्रीज में बेच रहा है। मतलब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मेरे पास ये मटेरियल होना चाहिए, तभी मैं कीवर्ड, मिसाल के तौर पर वो कहता है जनाब मैं यहाँ पर बैठकर चीज़ें कनाडा में बेच रहा हूँ, तो अगर मैं अपने कीवर्ड में कनाडा को टारगेट ही नहीं करूंगा तो क्या मैं कनाडा में चीज़ बेच सकूंगा, कभी भी नहीं बेच सकूंगा। मतलब लोकेशन का रोल तो बहुत अहम है ना मेरे लिए। अगर वो ये कहता है जनाब मैं तो चीज़ें जो बेचने लगा हूँ वो सिर्फ लाहौर में बेच रहा हूँ, तो अगर मैं लिख दूँ इन पाकिस्तान, तो फैसलाबाद वाला बंदा भी देख रहा होगा कि मैं चीज़ बेचने लगा हूँ, तो उसके लिए तो इसकी मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये सब चीज़, और उसकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसका यूआरएल उससे मांगेंगे कि अब आपकी अगर वेबसाइट बनी है, क्योंकि आमतौर पर जो लोग एसईओ करवाते हैं वो वेबसाइट बनवा के ही कराते हैं, तो यानी अमूमी तौर पर यही होगा कि वेबसाइट उसकी बनी होगी। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है इससे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आए जरा इधर टूल में आए। अब बंदे ने मुझे बता दिया, उसने मुझे बताया जी ये मेरा कंपनी का नाम है, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन मेरी ये बन रही है, ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर सबसे पहले मैं क्या एक टूल यूज करूंगा, एक टूल नहीं है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। इसका नाम क्या है जी, जीटी मैट्रिक्स एक टूल है। अगर मैं इसकी स्पीड चेक करने चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इधर आऊंगा, गूगल पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ वेबसाइट स्पीड टेस्टर, ठीक है जी, ये टेस्ट लिख दूँ या टेस्टर लिख दूँ। सो क्या लिखा मैंने, वेबसाइट स्पीड टेस्टर। इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा टूल, ये बहुत सारे टूल्स मेरे सामने आएंगे, उधर जाकर मैं अपनी वेबसाइट लिखूंगा, ये फ्री चेक हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो मुझे वेबसाइट के मुतालिक कुछ एनालिसिस करके दे देगा, जो कि अभी मैंने डेप्थ एनालिसिस अभी नहीं करने हैं, डेप्थ एनालिसिस आगे जाके करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ देखना है कि इसकी स्पीड चल कैसी रही है, क्या अच्छी स्पीड के साथ वेबसाइट है कि बस फारिग काम है, ले जिस पे एंटर करते हैं। इसमें एक लिखा हुआ आ रहा है जी टूल्स पिंगडम के नाम से आ रहा है, पेज स्पीड web.dev, ये इसकी अपनी है, गूगल का अपना टूल है ये वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद जीटी मैट्रिक्स, मैं इसको यूज करता हूँ आमतौर पर, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, खुल गई है ये वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मेरे पास ये एक वेबसाइट लेटेस्ट आई है कि इसके ऊपर काम करना है हमने, इसके एड्स भी लगाने हैं, इसकी एसईओ भी करनी है, तो अभी मैं इसकी एनालिसिस करना चाह रहा था, तो मैंने सबसे पहले इसको खोल लिया, मैं कहा पहले इसकी स्पीड तो चेक करो, इसकी स्पीड कैसी है, ठीक है। अब मैंने स्पीड खोली है तो क्या स्पीड आ रही है इसकी, ई आ रही है, ठीक है। और इसकी स्पीड 2-3 कलर्स में आपको दिख रही होगी, एक रेड कलर है, एक ऑरेंज कलर है, ऑरेंज टाइप कलर है, और एक ग्रीन कलर है। जो जो चीज़ें ग्रीन कलर में आ रही हैं इसका मतलब है ये वाले फैक्टर्स गुड हैं इसके, जो रेड कलर में आ रही हैं इसका मतलब है वेरी बैड, ठीक है, और जो ऑरेंज कलर में आ रही हैं इसका मतलब है कि वो बैड से इम्प्रूव हुए हैं और वार्निंग में आगे हुए हैं, लेकिन अभी एक्यूरेट नहीं है। सो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस वेबसाइट की स्पीड कोई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने एक और टूल यूज़ किया, मैं कहा इसकी एसईओ भी चेक करनी है जी, मैंने पता लग गया कुछ भी किए बगैर अगर मैं आपको ये कहूँ हाँ भी घर जाके मुख्तलिफ वेबसाइट की स्पीड चेक करो, कर लेंगे? वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेंगे ना, अभी एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ स्पीड चेक करनी है। ये खोला ना अभी हमने नया, इसको भी क्लिक करते हैं। अच्छा अब हमने इसका चेक करनी है एसईओ, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन साइट एसईओ टेस्ट। इसके भी बहुत सारे टूल आएंगे और सबसे ऊपर एक टूल आ गया है, वेबसाइट आई है और उसका नाम, पहली का नाम क्या था स्पीड चेक करने वाली का, ये मैंने आपसे पूछना ही, आपको जुबानी याद होना चाहिए।
वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कहा जिसको मैं यूज करूं कम से कम उसका नाम तो GT मैट्रिक्स, ठीक है जी। यानी GT मैट्रिक्स को स्पीड के लिए हमने यूज किया। और एक और वेबसाइट है उसका नाम है SEO Bility, SEO Bility। SEO Bility को मैं यूज करूंगा उसकी SEO चेक करने के लिए। सो मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये एक मोबाइल ऐप भी है SEO Bility का, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? इसे अगर आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा, आपने क्या करना है, SEO Bility नहीं लिखना, मैं बताता हूँ आपने क्या लिखना है जी, SEO चेक। S का इसका आइकॉन बना होगा, S बना होगा आइकॉन में। सो इसे आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें तो ये जो काम अभी मैं लैपटॉप से कर रहा हूं, ये सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हो। इसका पूरी एनालिसिस मोबाइल पे भी आ जाएंगे, वही वाले जो अभी लैपटॉप पे आएंगे। यहां पर इसका नाम है SEO Bility। और यहां पर मोबाइल पर अगर आप लिखोगे ना ऐप में जाकर, ऐप स्टोर में जाकर SEO चेक, तो ब्लू कलर का एक S का आइकॉन आपको नजर आएगा। तो ये वाला टूल है, जस्ट इसको इंस्टॉल करने आपने और इसके URL में जाकर आपने URL टाइप कर देना, बस। उसके बाद वो ऐसे ही एनालिसिस करके आपको देगा। ये देखें, ये जियो को मैंने चेक किया, जिसकी स्पीड अच्छी है, बी पे आई हुई है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब आए इस पे। हाँ जी बिल्कुल, इससे और अच्छी होगी तो ए पे होगी। अब आप घर जाके तजर्बे कीजिएगा, ट्विटर को चेक कीजिएगा, फेसबुक को कीजिएगा, फिर उन वेबसाइट को कीजिएगा जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना आपने, नो मोर चेक्स। कहते हैं जी आपने काफी सारे कर लिए आज की तारीख में, ठीक है, तो अब और ना करें आज की तारीख में, ठीक है। फ्री यूज कर रहे हैं हम इसको फिलहाल, चलो जी नहीं करते भाई। तो ये अभी हमने कोई SEO नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है, कर क्या रहे हैं, हमने एंड रिजल्ट्स क्या निकालने हैं उधर से, ठीक है। चलो अब आ जाए जी इधर वापस, स्लाइड में आ जाते वापस। यानी कि ये वाला पार्ट हमें समझ में आ गया, क्या ये आ गया ना। और हमें ये भी पता लग गया कि हमें क्या चाहिए अभी शुरू में, कीवर्ड। सो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। अभी मैंने आपको कुछ समझा भी दिया कि कीवर्ड क्या है। अब कीवर्ड जो है हमारे पास, कीवर्ड्स की आगे से टाइप्स हैं कि भाई छोटा कीवर्ड के बड़ा कीवर्ड। क्या आपको छोटा कीवर्ड चाहिए कि क्या आपको बड़ा कीवर्ड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है शॉर्ट टेल कीवर्ड आर शॉर्ट कीवर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स और लेस। यानी ऐसे कीवर्ड्स जो 3 वर्ड्स के साथ या इनसे भी कम वर्ड्स के साथ बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स, ठीक है। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, इसको हेड कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम उन्होंने लिखे हुए हैं। मतलब जो छोटे कीवर्ड्स होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं मेरी सर्च टर्म है कोई एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, तो उसके अंदर मेरा कीवर्ड है MD कैट प्रिपरेशन, तो ये 2 वर्ड्स हुए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट कीवर्ड हो गया। ये शॉर्ट कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा या हेड कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा कीवर्ड हो गया, शॉर्ट कीवर्ड। जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, अच्छा, एक इसमें होता है कंपटीशन और एक होता है सर्चेस और एक चीज होती है रिजल्ट्स। ऐसे ही है ना, मतलब मैं जब कुछ सर्च करता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि इसकी कितनी सर्चेज हैं, या मैं कोई खास चीज ढूंढ रहा होता हूं तो वो मुझे बताएगा ये वाली चीज के कितने रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। और एक होता है कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब है कि भाई उस कीवर्ड को इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं, वो कंपटीशन हो गया उसका। और सर्चेज का क्या मतलब है कि कितनी सर्चेज आने लगी हुई है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो शॉर्ट टेल जो कीवर्ड होता है, इसका जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड है ये। अब क्या हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि भाई जिस पे कंपटीशन ज्यादा है, जिस कीवर्ड पे कंपटीशन ज्यादा है वो अच्छा कीवर्ड है? नो। इसका फार्मूला भी हम देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है। लेकिन अभी हमने ये समझ लिया कि इस पे कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि इधर से लेकर चुबुर्जी तक कोई 15 कंप्यूटर कॉलेज है, तो एक 16वां बंदा आके कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता है, क्या ख्याल है उसको कितनी तगोदो करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर हम ये कहें भाई चुबुर्जी से लेकर समनाबाद के दरमियान में कोई 3 एक कंप्यूटर कॉलेजेस हैं और वो एक कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता है, उसको तो बहुत कम एफर्ट करनी पड़ेगी उधर, क्योंकि उधर बहुत गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पर तो इधर की सारी ऑडियंस, सारे लोगों को इन कंप्यूटर कॉलेजेस की तादाद इतनी ज्यादा है कि सब लोग उनके पास चले गए होंगे। अब तो आपको उधर से कोई
स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा, तभी वो लोग आपके पास आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, दूसरे इलाके में कंपटीशन कम है। तो हम जब कोई बिजनेस भी करते हैं तो हम यही देखते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन या तो कम हो, मीडियम हो या लो हो बिल्कुल। और किसी ऐसी जगह पर अगर आप चले जाएं कि जहाँ पर कंपटीशन मतलब कंप्यूटर कॉलेज ही ना हो कोई, तो वहाँ पर बिल्कुल ही लो हो गया, वहाँ पर तो बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी बैकवर्ड इलाके में चला जाऊँ, किसी गांव में चला जाऊँ, मेरे को भी वहाँ पर तो ना पीक सोल्यूशन है, तो ना कोई और कॉलेज है, तो यहाँ बड़ा चलेगा काम, तो वहाँ तो नहीं चलेगा। मुझे पता लगा कि भाई वहाँ की तो आबादी ही जो है वो 5000 है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 5000 में से 2500 मेरे स्टूडेंट्स बनने के चांसेस हैं। और वो 2500 में से जब पता लगता है जी स्टूडेंट्स कितने बने हैं, तो पता लगा उनमें से 100-200 लोगों ने कंप्यूटर सीखना है और किसी ने सीखना ही नहीं है कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उधर की मार्केट तो एकदम कंप्लीट हो जाएगी, उधर तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो हमें ये भी देखना है कि उधर ऑडियंस हमें कितनी मिलनी है, उस एरिया में ऑडियंस भी है कि नहीं है, कि सिर्फ लो कंपटीशन पे नहीं जाना आपने। अच्छा, अब दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या है हमारे पास, लॉन्ग टेल कीवर्ड। सिंपल उसी का फॉर्मूला लगा लें तो 3 वर्ड से बड़ा, यानी कि 3 वर्ड से बड़ा जो कीवर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, एक कीवर्ड हो गया, या शॉर्ट कीवर्ड हो गया, या शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, या हेड कीवर्ड हो गया, और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड को, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड था एमडी कैट प्रिपरेशन, अब मैं कह रहा हूं लॉन्ग टेल कीवर्ड मुझे चाहिए, तो मैंने लिखा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। या मैंने लिख दिया बेस्ट एकेडमी फॉर ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, या मैंने लिख दिया ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन नियर मी, या मैं लिखता हूं बेस्ट मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये बड़ी टारगेटेड भी हो गई हैं, यानी ऐसी टर्म्स हैं कि जो अगर कोई बंदा लिख रहा होगा तो उधर से ऑडियंस ज्यादा आने के चांस है, उधर से हमें कन्वर्जेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो बंदा खुद ही कहने लगा हुआ है ना। मिसाल के एक बंदा लिखता है नियर मी, कोई बंदा खुद लिखता है जी कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो इसका क्या मतलब है, इसका तो मतलब है वो अपने घर के करीब कोई कॉलेज ढूंढने लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब इसमें कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, शॉर्ट टेल की निस्बत इसमें बढ़ जाते हैं। और अगर हम दूसरी चीज देखें मैजिक वाली, तो जब हम लॉन्ग कीवर्ड लिख रहे हैं, हमने लिखा है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, और जो हमारा शॉर्ट कीवर्ड था वो क्या था, एमडी कैट प्रिपरेशन, तो वो तो बीच में आ गया, आपका शॉर्ट कीवर्ड भी बीच में आ गया। लेकिन शॉर्ट कीवर्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, उसने रैंक होने में टाइम लेना है, मगर दूसरा कीवर्ड हमारा रैंक हो जाएगा। यानी हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड में शॉर्ट कीवर्ड भी शामिल हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जी, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। अच्छा, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, इसको अगर मैं और आसान आपके लिए करूं जो आप समझ सकते हैं, तो मैं कहूँगी ट्रेंडिंग। फ्रेश ट्रेंडिंग चीज को कहते हैं ना, जो आजकल ज्यादा चल रही होती है, ठीक है, तो उसको हम फ्रेश बोल रहे होते हैं। जैसे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग वीडियोस आ रही होती हैं। तो वही कह रहा है कि एक कीवर्ड्स की टाइप होती है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। यानी कि शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ये बहुत थोड़ी देर के लिए कीवर्ड्स होते हैं, मतलब इनकी लाइफ नहीं होती इतनी ज्यादा। तो अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, और वेबसाइट जब हम उसकी एसईओ कर रहे हैं, और उसकी हम एसईओ करते हुए कह भी यही रहे हैं कि भाई इसने तो 4 से 6 महीने ऑप्टिमाइज होने में लगाने हैं, 4 to 6 months कम से कम लगेंगे इसे ऑप्टिमाइज होने में। तो हो सकता है कि 4 महीनों के बाद वो वाला कीवर्ड वैसे ही फ्रेश ना रहे, और 4 से पहले उसने ऑप्टिमाइज होना नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन कीवर्ड्स की तो यहाँ पर कोई खास गुंजाइश नहीं होगी एसईओ में, लेकिन गूगल ऐड में होगी। उसकी वजह यह है कि गूगल ऐड तो कह रहा है कि भाई लगाओ, मैं अप्रूव करूंगा तो आप लाइव हो जाओगे, तो गूगल ऐड में तो ये कीवर्ड चलेंगे, लेकिन एसईओ में ये कीवर्ड नहीं चलेंगे। अलबत्ता आपको अगर ये लगता है कि ये ऐसे फ्रेश कीवर्ड्स हैं जो कि सीजनल है, कि भले अभी ये 2 महीने चलने हैं, फिर अगले साल फिर आएगा 2 महीने, फिर उसमें चलेंगे, फिर अगले साल फिर 2 महीने आएंगे उसमें चलेंगे, तो ये उन दिनों में जाके कीवर्ड्स फ्रेश हो जाते हैं या ट्रेंडिंग हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पेज अलग से बना लेंगे और उन पेजेस पे इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि भाई 6 महीनों के बाद जब हम रैंक करें तो नेक्स्ट ईयर में तो ये रैंक कर जाए ना हमारे कीवर्ड्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, ये समझ में आ रही है हमें बात, कि ऐसे कीवर्ड जिनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि जिसने भी कुछ करना है ना। मिसाल के तौर पर मैंने अगर एक यूज्ड कार गाड़ी खरीदनी है, तो मैं एक कीवर्ड लिखूंगा
और आज से कोई 6 साल के बाद भी कोई बंदा यूज्ड गाड़ी खरीद रहा होगा तो कीवर्ड उसका भी सेम रहेगा। Used या जिसने यूज्ड लैपटॉप्स लेने होंगे वो भी अपनी टर्म को सेम रखेगा, वो भी अपनी टर्म को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म ज्यादा देर चलने वाले कीवर्ड हैं, तो ऐसो को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, ठीक है जी।